जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। आप भी सोच रहे होंगे सर दिन में 3-3 बार मिलने आ जाते हैं, तो क्या करें? पहले तो आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद टेस्ट लेना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। तो आज 40 क्वेश्चंस हैं टेक्निकल सिलेबस के आपके। देखो, वन अमंग यू मुझे उसने पीडीएफ भेजा था जिसमें मुझे लगता है 1500 के करीब क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे इतने क्वेश्चन हुए होंगे जो डिफरेंट पीडीएफ आई, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उनके एमसीक्यूज बना रहा हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रेप्लिकेट हो सकते हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनकी हेल्प से हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे। मतलब ये 40 क्वेश्चन करके हम नियर अबाउट 80-90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसका एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ, सारा कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट? भाई ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, पढ़ाए हुए हैं ऐसा कोई। अब देखो ना, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी फ्रेम किए हैं, ये किसी ने फ्रेम करे होंगे जिसकी उसने मुझे पीडीएफ दी होगी, मे भी किसी चैनल का होगा या किसी कहां से उठा के दी। तो अब ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं करे, बट आप इस क्वेश्चन के आंसर दोगे अगर सिर्फ आपने मेरे से पढ़ा हुआ तब भी दे दोगे, इतना मैं एश्योरेंस दूंगा, ठीक है। तो करो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट? एम्पेयर, टेस्ला, वेबर, कूलम। आप कंफ्यूज हो जाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पहले खुद ट्राई करो यार, सभी क्वेश्चन खुद ट्राई करना, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के जो यूनिट वेबर होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछेगा तो फिर टेस्ला बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो भी टेस्ला बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो भी हम सर टेस्ला ही बोलेंगे, हम टेस्ला से आगे पीछे नहीं जाएंगे। बट अगर सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो हम वेबर बोलेंगे। अगर हमें पूछेगा करंट के क्या यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट के क्या यूनिट, तो हम एम्पेयर बोलेंगे सर। अगर हमें पूछेगा चार्ज के क्या यूनिट है, हम कूलम बोलेंगे। अगर हमें पूछेगा पोटेंशियल के क्या यूनिट है, हम वोल्ट बोलेंगे। अगर हम पूछेगा पावर के क्या यूनिट है, हम वॉट बोलेंगे। अगर हम पूछेगा एनर्जी के क्या यूनिट है, तो हम जूल बोलेंगे। अगर हमें पूछेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम किलोवाट आवर बोलेंगे। अगर हमें पूछेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो हम हॉर्स पावर बोलेंगे। अगर ये पूछेगा 1 HP किसके बराबर होता है, तो हम 746 वॉट बोलेंगे। अब नहीं भूलोगे ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको रिवाइज करवा दी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट। भाई ये क्वेश्चन तो मतलब टिप्स में होना चाहिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? A changing magnetic field induces an electric field. An electric field creates a magnetic field. Magnetic field cannot change with time. The resistance in a conductor does not affect the induced voltage. ठीक है, ये तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट बनाती। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज विद टाइम, ये तो गलत है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो सकती है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बट ये कोई फैराडे लॉ नहीं बोल रहा। फैराडे लॉ ऑप्शन ए बोलता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। ये तो अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया था कि जब भी करंट फ्लो करते हैं उसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमने नीडल लाके देखा था। बट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ ये कहता है कि जब भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट इन अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में की कंपोनेंट क्या है? सर्किट ब्रेकर में बताया था आपको एमसीबी, एमसीसीबी, ठीक है। तो एमसीबी क्या करता था? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसका काम था कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर ओवरलोड हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो बचा लेता था सर्किट को। सर आपने ये तो बताया था ये करता है, बट मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट पे जाते जाते इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी कि एमसीबी जो है ना, वो खुद डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ। ये डिटेक्ट कोई और करता है और इसको ट्रिप करवा देता है, और ये ट्रिप हो जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है, तो एप्लायंसेस बच जाएंगे। तो डिटेक्ट कौन करता था, वही पूछ रहा है की कंपोनेंट कौन सा है। थर्मिस्टर, रिले, फ्यूज, स्विच। तो मैंने आपको बोलता रिले सिस्टम होता है। क्या होता है? रिले सिस्टम। अगर एक एक वर्ड ध्यान से सुनोगे ना तो क्वेश्चन निकलते जाएंगे, अगर ध्यान से नहीं सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता हुआ होगा, जो क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर वाला पढ़ाया, उधर से पता चलेगा आप कितनी सिंसियरिटी से मेरे लेक्चर को सुनते हो या सिर्फ बातें ही करते हो। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 4, what is the function of MCB miniature circuit breaker? to increase current flow को बढ़ा देता है, to disconnect a circuit in case ओवरलोड के टाइम में सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो क्या करता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमारा डिस्कनेक्ट कर देता है एक सर्किट को, अगर उस सर्किट में ओवरलोड हो जाता है तो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज वेरी क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट।
तो इंसुलेशन जो है उसको इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसको यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस नापने के लिए? इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। बताओ किसका यूज करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए किसी सर्किट का इंसुलेशन वाला रेजिस्टेंस कितना है? अमीटर का करंट मेजर के लिए यूज होता है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करता है। ऑसिलोस्कोप मुझे खुद नहीं पता क्या मेजर करता है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन बी है। मेगर जो है वो यूज किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी सर्किट का नापने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पता होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी अभी, जैसे अर्थिंग करते हैं ना हम, वहां पर उसका देखना पड़ता है कि लो रेजिस्टेंस है कि नहीं, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। उससे हमें पता चलता है कि जहां पर अर्थ का लो रेजिस्टेंस, क्योंकि अर्थ जो है लो रेजिस्टेंस होना चाहिए तभी तो वो जाएगा ना करंट। अगर हमें शॉक पड़ता है तो अर्थिंग हो जाएगा, तो कुछ भी होगा, घर का शॉक वहां पे चल जाएगा। तो इसीलिए उसका लो रेजिस्टेंस होना जरूरी है। तो उसको पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेगर का यूज करते हैं। मैं वहां पर पढ़ाऊंगा आपको अर्थ मेजरिंग में। तो इंसुलेशन जब भी चेक करनी हो तो हम मेगर का यूज करते हैं, ये पॉइंट आप याद करोगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? तो आपका डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ या थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इंडक्शन से ही ये होता है। कुछ नहीं होता डीसी जनरेटर में, हमारे यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होंगे, मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल होगी, कॉइल घूमेगी, तो व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपने किया होगा। मूविंग टू क्वेश्चन 7, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर? सर आप डीसी जनरेटर और इंडक्शन मोटर के बारे में कैसे बता सकते हैं अगर आपने हमें पढ़ाया नहीं है? आपको कौन ये अथॉरिटी देता है? इसलिए देता है क्योंकि कल मॉर्निंग में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। इन शॉर्ट डीसी जनरेटर, इंडक्शन मोटर, ये वो चीजें अभी रात का लेक्चर कंक्लूड करो, फिर मॉर्निंग का सोचूंगा। आजकल मेरे दिमाग में यही चल रहा है, रात को सोचता हूँ मॉर्निंग में क्या लाना है, मॉर्निंग में सोचता हूँ दिन के टाइम, शाम के टाइम क्या है, शाम को सोचता हूँ रात का एमसीक्यू सेशन क्या हो, और दिन खत्म हो जाता है। और संडे तक यही रिपीट चलेगा। पिछले मंडे से स्टार्ट हुआ था, रिपीट, मुझे लगता है पूरा वीक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके साथ मैं भी रेस्ट करूंगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, थर्मोइलेक्ट्रिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल फॉलो होता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? यार ये तो बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? एम्पेयर, वोल्ट, कूलम, ओम। कर लो इस क्वेश्चन को ट्राई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कूलम। ठीक है, ओम किसके होते हैं यहां से याद कर लो, रेजिस्टेंस के। किसके? रेजिस्टेंस के। ऐसा सिंबल होता है, पेपर में आ जाए तो रट लेना, ठीक है। ओम इसके याद होते हैं। कंडक्टेंस के पूछ रहे तो ओम का उल्टा मो, या ऐसे भी लिखते हैं ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकता है। कोई भी वायर है या सर्किट है जो करंट के फ्लो को रोके, उसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो रोकने वाला मटेरियल होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टर। मैं इधर से इधर जाना चाहता हूं, तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जो मटेरियल हो दैट इज रेजिस्टर, और तुम्हारी ये प्रॉपर्टी के तुम मुझे रोक रहे हो, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग? भाई फ्लक्स और सोल्डरिंग अच्छे से पढ़ाया हो, तो फ्लक्स का काम क्या होता है? To prevent oxidation of the base material oxidize now, to cool down the soldering jointly quick। जो अभी जुड़े हैं सोल्डरिंग में क्या करते हैं, दो मेटल पीसेस को जोड़ते हैं, उनको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सोल्डर जॉइंट का, या कंपोजिशन ऑफ द सोल्डर को चेंज करने के। मैंने आपको बताया था फ्लक्स इसलिए किया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए ना, ऑक्सीडेशन ना हो जाए, जो बेस मटेरियल है उसके ऑक्सीडेशन ना हो जाए, उसको बचाने के हम फ्लक्स करते हैं। तो जिसमें आपको मैंने रोसिन फ्लक्स बताया था, जो नेचुरल है और जो बहुत ज्यादातर यूज किया जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पर हो? इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक्स, या मैग्नेटिक इक्वेटर? कहां पर होगी? पोल्स पे। मैग्नेट की, किसी भी मैग्नेट की उसके एंड्स पे ही होती है, तो पोल्स पे है सबसे ज्यादा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी ग्रेटेस्ट। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट? बताओ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एसी का क्या है? अल्टरनेटिंग करंट पूछ रहा है। इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, तो फिर डीसी क्या करता है? डीसी करता है ना एक ही डायरेक्शन पे, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इस क्वेश्चन का पहले खुद आंसर करो। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, आफ्टर अ पीरियड इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इट कॉज हीट जनरेशन इन द इलेक्ट्रिसिटी, में हीट जनरेशन करता है। इट फ्लोज ओनली इन कैपेसिटिव सर्किट, ये तो गलत है। इट कॉज हीट जनरेशन इन द कंडक्टर, में हीट जनरेट करता है। देखो इस क्वेश्चन का ये भी है, इसका रीजन है, ये भी करता है, हीट जनरेट भी करता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ये आंसर है क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है पीरियड के बाद, और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज। मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है,
इसको अच्छा लिखो। मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होती है। देखो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं करे हुए ना, क्वेश्चन किसी ने फ्रेम करे हो तो क्वेश्चन में कुछ हो सकता है गड़बड़ वड़बड़, बट मैं आपको आंसर अच्छे से समझा रहा हूं तो आप सुनो। मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है एसी का। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, बट इसकी डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होती है, तो उस करंट को बोलते हैं एसी, और जो बिल्कुल स्टेडी रहे उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, द पर्पज ऑफ यूजिंग एमसीबी इज टू, एमसीबी का क्या काम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट, ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ एन ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम इलेक्ट्रिक नॉइज या इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव इज वैलिड इन प्रोपोर्शन टू द बेस बैंड सिग्नल। मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि हम कैरियर वेव को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कैरियर वेव का जो है वो प्रोपोर्शन चेंज होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फेज या बैंडविड्थ, कौन सी मॉड्यूलेशन हो रही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड ही तो चेंज होगा। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फेस मॉड्यूलेशन तो फेस होगी, बैंडविड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछे थे इंपॉर्टेंट चीजों की, आप फ्रीक्वेंसीज मुझे बताओगे, बट आपने आंसर्स नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स फॉर एएम इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। देखो मैंने मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बताए थे और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों का फॉर्मूला बताया था। ये पूछा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है, कैरियर एम्पलीट्यूड बाय बेस बैंड एम्पलीट्यूड, बेस बैंड एम्पलीट्यूड प्लस कैरियर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड, कैरियर एम्पलीट्यूड माइनस बेस बैंड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस बैंड एम्पलीट्यूड। बेस बैंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी, कैरियर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। इतना याद कर लो ना आप, वर्ड कैरियर की जगह यहाँ पे कैरियर यूज कर गया हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड यूज करे तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, उस दिन बताया था ना मैंने आपको किसको क्या बोलते हैं। या ऑप्शन डी बेस बैंड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर एम्पलीट्यूड। बताओ इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है कि आपकी बेस बैंड एम्पलीट्यूड मतलब लो फ्रीक्वेंसी, आपका लो एम्पलीट्यूड जो है डिवाइडेड बाय आपका कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, तो उसको बोलते हैं आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, विच कंपोनेंट इज एसेंशियल इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट जहां पर मॉड्यूलेशन हो रही है, ठीक है, मतलब ये डीमॉड्यूलेटर रिसीवर की बात नहीं कर रहा, जहां पर मॉड्यूलेशन हो रही है जिसमें मतलब ट्रांसमीटर वाली साइड में, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, मिक्सर एंड फेज डिटेक्टर, ये ना डीमॉड्यूलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लो पास फिल्टर, ये भी डीमॉड्यूलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लो पास फिल्टर से क्रॉस करेंगे तो वो जो चाहिए होती है स्पेसिफिक वो उठा लेता है। नॉन लीनियर डिवाइसेस जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एंटीना सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉन लीनियर डायोड। नॉन लीनियर डिवाइसेस वो होते हैं, लीनियर डिवाइसेस वो समझ लो जो ओम्स लॉ वगैरह को सेटिस्फाई करते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर। और नॉन लीनियर में जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर हो गया, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट में एक एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये इस वे में प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इफेक्टिवली मर्ज करने में हेल्प करते हैं, और आपको पता है मॉड्यूलेशन में यही होता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, स्काई वेव, स्पेस वेव। भाई ये तो दो ऑप्शन काट दो, स्काई वेव्स के लिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्यों होगी, स्काई वेव प्रोपगेशन होगी, स्पेस वेव के लिए स्पेस वेव प्रोपगेशन होगी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में ग्राउंड वेव तो कर ही नहीं सकती, ग्राउंड वेव तो ग्राउंड के साथ चलती है, ये छोटी फ्रीक्वेंसीज में काम करती है। तो लोअर और मीडियम फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन यहाँ पे मीडियम फ्रीक्वेंसी वाला तो इसको लगा दोगे। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। देखो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अब आपने उस नॉलेज को, कंसेप्चुअल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करना है। जिसने ये सीख लिया उसको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, कैसा भी पेपर सेट कर लो, जिसको कंसेप्ट पे अपने विश्वास है ना वो क्वेश्चन कर लेता है। और प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करो। अगर आप सिर्फ मेरे आंसर सुन रहे हो फिर आप बेवकूफ हो, सीधा बोल रहा हूं। देखो मेरा ना मतलब स्टार्टिंग से यही फंडा रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने रखता हूं। जैसे पहले दिन से ही बोल रहा था आपको टेलीविजन वाला कंपोनेंट मेरे से नहीं हो पाएगा, बाकी मैंने आपको बोला मैं पढ़ाऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, मैंने जो बोला वो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी करने की। मतलब मैं कभी भी किसी को धोखे में रखने वाला सिस्टम मेरा नहीं है, आपको भी नहीं रखूंगा। अगर एमसीक्यूज अभी पहले खुद ट्राई कर रहे हो तो ही फायदा, अगर सिर्फ मेरा आंसर लगाया हुआ सुन रहे हो एक्सप्लेनेशन तो पेपर में कुछ नहीं होने वाला। चाहे गलत करोगे बट खुद करो पहले, ये इसका यही बेनिफिट। ये आपका एक तरह का मॉक टेस्ट। अभी मेरा मॉक टेस्ट लेने का मेरे पास टाइम नहीं था, एक वीक में कैसे मॉक टेस्ट तुम्हारे सेट करता है, इसलिए मैंने यहीं पर मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दिया रात के टाइम में, क्योंकि रात को वैसे भी नींद आ रही होती है ना, एक प्रैक्टिस हो जाती है, आप नहीं पता चल जाता है कहाँ पे कितना पड़ा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 17, विच ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी कॉमनली रेफर टू एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है सर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल रहे हो,
भाई कई बार सिंपल भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो अगर सिंपल ही नहीं आते हो तो फायदा क्या है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज टू 300, या सिंपल क्वेश्चन है यार। ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमें सुनाई देती है, ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अ मेजर एडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या मेजर एडवांटेज है भाई, ये क्वेश्चन नहीं करो तो फिर कोई पढ़ाने का मेरा फायदा नहीं है। मैंने बड़ी मेहनत से समझाया आपको, 10 बार समझाया आज के मॉर्निंग के लेक्चर में भी। लोअर बैंड मॉर्निंग सॉरी शाम वाले में, लोअर बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट, बेटर इम्यूनिटी टू नॉइज, सिंपलर मॉड्यूलेशन प्रोसेस, लोअर ट्रांसमीटर पावर रिक्वायरमेंट। देखो फायदा यही है कि इम्यूनिटी नॉइज की इसकी अच्छी है, किसकी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब नॉइज ज्यादा इसमें इंपैक्ट नहीं करती। सिंपल मॉड्यूलेशन प्रोसेस तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये एफएम वाला कहां सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था, बेटर इम्यूनिटी टू नॉइस, मतलब नॉइस की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, इसलिए तो म्यूजिक की आवाज अच्छे से जाती है। 100.3 मेगाहर्ट्ज पे मैं भी ट्यून करता होता था और सुनता होता था एफएम को, ठीक है, तो आप याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 देखो, स्पेस वेव प्रोपगेशन रिक्वायर्स। स्पेस वेव प्रोपगेशन में क्या चाहिए, आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, भाई वो तो स्काई वेव प्रोपगेशन में थी। हाई ग्राउंड कनेक्टिविटी, ये तो ग्राउंड कनेक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो प्रोपगेट कैसे करेगी। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, स्पेस वेव प्रोपगेशन को लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां पर जाएगी तो बीच में कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, सीधा जाएगी। अगर यहां से सैटेलाइट के थ्रू करवाया तो भी डायरेक्ट सैटेलाइट और वहां से नीचे, तो लाइन ऑफ साइट मतलब सामने सामने होना चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको स्पेस पे प्रोपगेशन में 2 बढ़ाए थे, इसमें 2 आते हैं, एक लाइन ऑफ साइट और दूसरा सैटेलाइट वाला, अच्छे से समझाया था। तो वो टॉपिक, और मुझे लगता है शायद मेरा पहला लेक्चर था ये टेलीकम्युनिकेशन का, जिसको अभी मुझे लगता है 32,000 या 33,000 के बच्चे करीब देख चुके हैं। तो आप लेक्चर्स को अगर नहीं देखा है, डायरेक्ट एमसीक्यूज में आया तो उस लेक्चर को देख लो, हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, द बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज, बताओ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है। ट्वाइस द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, हाफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी या ट्वाइस द कैरियर फ्रीक्वेंसी। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। जो बैंडविड्थ होती है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, वो ट्वाइस होती है द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो आपकी हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी उसका क्या होगा, उसका ट्वाइस होगा, ठीक है, ये याद कर लो कि जो आपकी हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी उसका क्या होगा, उसका ट्वाइस करोगे, वही आपकी क्या होती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ होती है। क्योंकि अपर और लोअर साइड बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पर, इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं। तो जो भी आपकी हाईएस्ट मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है उसके ट्वाइस में बैंडविड्थ होती है किसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ज्यादा होती है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ज्यादा होती है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ज्यादा होती है। जिस भी बच्चे ने अभी क्वेश्चन नंबर 20 मेरा सुना है वो वीडियो को पॉज करेगा, इस क्वेश्चन को सोचेगा और कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा, नहीं करेगा तो पछताएगा, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने अपने लेक्चर में इसको बताया भी था कि बैंडविड्थ किसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 21, जो चीज बताई है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अदरवाइज नहीं पूछता। विच फ्रीक्वेंसी बैंड इज यूज्ड फॉर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड जो है एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, ये मैंने ऑलरेडी भी बताया आपको शायद आज के लेक्चर में। 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, मेगा में 10⁻6 होते हैं और गीगा में 10⁻9 होते हैं, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 22, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अ हायर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स रिप्रेजेंट रिजल्ट्स इन। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एक हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, बैंडविड्थ कम हो जाएगी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगी, ऑडियो क्वालिटी कम हो जाएगी, या बैंडविड्थ बढ़ेगी और बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगी। बताओ, अगर हायर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है तो उस केस में क्या होगा, ऊपर क्या होता है, ऊपर मॉड्यूलेटिंग ही होता है ना, अगर मॉड्यूलेटिंग हायर है तो इन केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हायर है तो क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आपका ज्यादा आ रहा है तो बैंडविड्थ इस केस में बढ़ती है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो अच्छी होती है, मतलब सिग्नल क्वालिटी अच्छी होती है, ये चीज याद कर लेना। तो हायर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इज गुड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि इसमें बेटर सिग्नल टू नॉइस क्वालिटी होती है, बट बैंडविड्थ भी ज्यादा होती है, ये भी याद कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 23, व्हाई इज द आइनोस्फीयर मोर इफेक्टिव एट नाइट फॉर हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये क्वेश्चन भी समझाया था जब आइनोस्फेरिक बता रहा था स्काई वेव प्रोपगेशन, कि आइनोस्फीयर ज्यादा इफेक्टिव रात के समय क्यों होती है, क्योंकि सोलर एक्टिविटी रात को बढ़ जाती है। भाई ये बेवकूफ समझो क्या, नाइट में कौन सी सोलर एक्टिविटी,
हमें बेवकूफ समझो क्या, ये तो गलत है। डिक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, रात के समय में आयनाइजेशन, सूर्यदेव रात को अस्त हो गए तो आयनाइजेशन कौन बढ़ाएगा, गर्मी से ही तो आयनाइज होते हैं। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बाय डी लेयर, तो भाई रात के समय डी लेयर तो गई, क्योंकि सूरज की रोशनी इधर तक ही पहुंचेगी, F1 F2 है, दो ये हैं, उसके बाद ई लेयर है, डी तक कहाँ ही पहुंचेगी, तो डी लेयर तो गई, तो बाकी ऊपर जाएगी, तो जितना ऊपर से प्रोपगेट करेगी उतना दूर जाएगी, इसीलिए एब्जॉर्प्शन डी लेयर की कम हो जाती है, इसीलिए इफेक्टिव होती है नाइट के टाइम में। अच्छे से पढ़ाया था ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपका। 24 कहता है आपका व्हाट डज SSBSC स्टैंड फॉर इन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अभी इस क्वेश्चन का मैं जस्ट आंसर दूंगा, बाकी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा दूंगा, बट आपने इनकी फुल फॉर्म याद कर लेनी। देखो इस सिलेबस में कोई भी ऐसी चीज जिसकी फुल फॉर्म बन सकती है, चाहे वो PAM है, PPM है, PWM है, ELCB है, RCCB है, MCB है, MCCB है, या और भी कुछ है, ठीक है, या FM है, AM है, इन सब की फुल फॉर्म्स रट के एग्जाम में जाना। इनमें से 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के आ जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि फुल फॉर्म्स ही ना आती हूँ, बाकी में दिमाग वेस्ट कर रहे हो सर्किट देखने में। तो व्हाट डज SSBSC स्टैंड फॉर इन मॉड्यूलेटिंग टेक्निक्स में SSBSC क्या होता है बताओ। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल सिग्नल बैंड सप्रेस चैनल, सिंगल स्पेक्ट्रम बैंड साइन कैरियर और स्पेशल सिग्नल बैंड स्टीरियो कैरियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंगल साइड बैंड जो है सप्रेस्ड कैरियर इसको बोला जाता है। एक तरह की मॉड्यूलेशन होती है जहां पे एक साइड बैंड जो है वो ट्रांसमिट होता है और कैरियर वेव को सप्रेस किया जाता है ताकि बैंडविड्थ कम हो और पावर कंजप्शन कम हो, ठीक है। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेक्चर में समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर इस पे ही एम्फेसाइज करूंगा तो बाकी रह जाएगा, अभी इसको पढ़ाना है तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में सैम्पलिंग से क्या होता है, तो कन्वर्ट एनालॉग इनटू कॉन्टिन्यूस, एनालॉग को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करता है, कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिल्टर करता है सिग्नल में से नॉइस, ठीक है, तो फिर फिल्टर्स का क्या काम है, टू एम्पलीफाई द सिग्नल, सिग्नल को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है, तो एम्पलीफायर का क्या काम है, ये दो तो नहीं है इसके आंसर। तो क्या करता है बेसिकली सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सैम्पलिंग प्रोसेस डिजिटल मॉड्यूलेशन में होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा एनालॉग सिग्नल है ना, कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल आ रहा है ना, इसको डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने में ये हेल्प कर देता है, ठीक है। 1 0 1 0 ऐसे, तो इस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग इन डिजिटल मॉड्यूलेशन में, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कौन सा मेथड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बताओ। मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल सिग्नल्स बाय एलोकेटिंग डिफरेंट टाइम स्लॉट, यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर ईच सिग्नल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड करना, कंबाइनिंग सिग्नल इनटू अ सिंगल हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, डिवाइडिंग द सिग्नल इनटू मल्टीपल स्पेशियल चैनल। देखो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, देखो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, पीछे मल्टीपल सिग्नल एक को उठाना, तो मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल सिग्नल्स को एलोकेट करते हैं डिफरेंट टाइम स्लॉट, मतलब इस टाइम पे ये जाएगा, इस टाइम पे ये जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये आप याद कर लोगे। मूविंग टुवर्ड्स आपका क्वेश्चन नंबर 27, Which modulation technique is commonly used in radar system? ये रह गया था ना, रेडार वाला नहीं बताया, बताओ। पल्स मॉड्यूलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। सर हमें जब दूर भेजना है ना तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करें, हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए ना तो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करें, अगर हमें एयरक्राफ्ट में करना है ना तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करें क्योंकि वो दूर से एयरप्लेन से फोन होता है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी देनी है, टेलीविजन वगैरह में काम करना है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करेंगे, ठीक है। फोन में शायद पल्स मॉड्यूलेशन यूज करेंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन में ज्यादातर होती है। तो किसका यूज करेंगे, रेडार सिस्टम में। तो रेडार सिस्टम में हम किसका यूज करेंगे सर, उस केस में सॉरी उसमें फेस मॉड्यूलेशन होती है, तो रेडार में सर हम किसका यूज करेंगे, पल्स मॉड्यूलेशन का। तो रेडार में ज्यादातर जो है वो पल्स मॉड्यूलेशन यूज होती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पल्सेस जो है वो टारगेट में जाती हैं और टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, और हमें जो है देखो जैसे सोनार सिस्टम नहीं होता, जैसे वो सबमरीन में होता था, पता चलता है सबमरीन एक से साउंड निकलती है, वो जाती है दूसरी सबमरीन से टकरा के वापस आती है, सोनार सिस्टम जो होता है, तो हमें पता चल जाता है वो कहां पर कौन सी जगह, वही सिस्टम यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, GSM क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मैसेजिंग, जनरल सिस्टम फॉर मॉड्यूलेशन, जनरल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, या जनरल सैटेलाइट मॉड्यूलेशन। देखो कंफ्यूजन तो होगी GSM में, इन फुल फॉर्म्स की कंफ्यूजन दूर कर लें। ग्लोबल सिस्टम फॉर
मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक वाइडली मतलब बड़े लेवल पे यूज करते हैं हम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो बताता है कि सेकंड जनरेशन जो सेलुलर नेटवर्क थे उसमें किस तरह से मतलब कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो एक प्रोटोकॉल बताता है कि किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे, बाकी इसको डिस्कस कर लेंगे। विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर एन एनालॉग कैरियर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपने डिजिटल डेटा भेजना है मतलब ये डिजिटल मॉड्यूलेशन का पार्ट है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपने एनालॉग कैरियर के ऊपर डिजिटल डेटा को भेजना है तो आप किसका यूज कर, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का, फेस मॉड्यूलेशन का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स। भाई ये तो पढ़ चुके हो ना यार, इसमें तो नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का यूज करते हैं हम बेसिकली। इसमें क्या करते हैं हम डिजिटल कम्युनिकेशन में, अगर हमने बाइनरी डेटा को भेजना है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करके अकॉर्डिंग टू डेटा बीइंग ट्रांसमिट, तो इसको हम बोलेंगे मतलब कुछ नहीं है, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव पढ़ी है ना, उसमें इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कैरियर है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो बाइनरी डेटा हमने भेजा, मतलब डिजिटल डेटा जो हमें भेजना उसके बेसिस में, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। तो बताओ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, मैंने आपको बोला था ये टेबल आपने देखना, अल्ट्रा हाई कौन सी है, वेरी हाई कौन सी है, हाई कौन सी है, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी होती है, 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज में, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें यही थी। तो 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक इसकी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज में आती है, ठीक है। ऑप्शन ए में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, combining multiple signal into a signal, the technique of sending multiple signals over a single communication channel by dividing the channel's bandwidth into small part, increasing the data rate of signal, converting digital signal into analog signal। ये तो छोड़ दो दोनों, डेटा सिग्नल इन दोनों में से कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल को वन सिग्नल में, एक सिंगल सिग्नल मल्टीपल सिग्नल से बना देना, और मल्टीपल सिग्नल्स का जो डेटा है एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल में से के थ्रू भेजना, चैनल की बैंडविड्थ को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो यही होता है बेसिकली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सिग्नल पीछे से बहुत आगे से हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये जाए, जैसे टाइम में पढ़ा ना, ये वाला इसका टाइम आए, फिर सबको टाइम एलोकेट कर देते हैं। तो ये टेक्निक होती है जब हम मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजते हैं, चैनल की बैंडविड्थ को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके। बैंडविड्थ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अपर एंड लोअर का डिफरेंस। इन इंडिया में विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली। तो गवर्नमेंट सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल करवाने के लिए इनमें से कौन सा सर्विसेज यूज होती है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो कौन सा है हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, एनईजीपी। आप मुझे बताओगे एनईजीपी कब बना था, एनईजीपी बना नहीं था। एनईजीपी मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेथी वाला, इन दोनों में मिलकर लाया था। कब आया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। मेरी भी अब याददाश्त कमजोर हो रही है चीजों को याद करने की। व्हाट डज द टर्म होलोग्राफी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेलीविजन सिस्टम। होलोग्राफी क्या होती है, कंप्रेस करना वीडियो सिग्नल को, 3D इमेजेस या वीडियोस क्रिएट करना, प्रोसेस इंप्रूविंग कलर क्वालिटी इन टेलीविजन या डिजिटल वीडियो कंप्रेशन। देखो होलोग्राफी होता है 3D इमेजेस या वीडियोस बनाना, ऑप्शन बी। बस एक वर्ड याद कर लो, इसमें कुछ इतना नहीं है। Which टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिट। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बताया था ना सर, ऐसे 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो कौन सी वेव जाती है, कौन सी वेव जाती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन में 34। क्वेश्चन में 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी टू डीसी, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए किसको यूज कर, रेक्टिफायर, स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर या ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में तो वही है ना, एक जैसे ऑसिलेटर में देखा था कि एक फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब अपनी चॉइस की फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो ताकि उनका डिफरेंस जो है मिक्स्ड में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिले, ये वो काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर भी एक तरह का स्टेबल ही करने के लिए घर पे यूज होता है। रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली एसी ऐसी जा रही होती है ना, एसी ऐसी करंट होती है ना, तो रेक्टिफायर क्या करता है, इसका नीचे वाला पूरे ही उड़ा देता है, तो ये पूरी ऊपर बच जाती है, डीसी बन गई, ठीक है, ये काम करता है। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरह इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हाफ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। बीच में छूट गई ना, तो इसको बोलेंगे हाफ वेव, इसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट। आपके इन्वर्टर में यही होता है, एसी आती है ना पीछे से जब इन्वर्टर चार्ज होता है, बट आपके घर में तो डीसी मिलती है बाद में, तो दैट इज एसी टू डीसी कन्वर्जन। ई गवर्नेंस में डीबीएमएस की फुल फॉर्म, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी क्या ही पढ़ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ना, आपको आ जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ज्यादा इसमें जोर नहीं दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 37 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन में 37 है, 3 क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, इतना भी सुस्त नहीं करना है ना, हमें आता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बताओ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिंपल है और इजीली इंप्लीमेंट हो जाती है, ऑफर्स बेटर पावर एफिशिएंसी अच्छी है पब्लिक विथ इसमें से, रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ देन, इसमें से ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए भाई, बैंडविड्थ इनको चाहिए बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी वालों को। पीएम इज प्राइमली यूज्ड इन डिजिटल टीवी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए, वो तो विड्थ वाली होती है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हम पर भी है वो सिंपल है, ये याद कर लो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट डज मल्टीप्लेक्सिंग अचीव इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या अचीव होता है बेसिकली, ठीक है। बैंडविड्थ बढ़ जाती है, पावर रिक्वायरमेंट सिग्नल कम हो जाती है, मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिशन अवर सिग्नल चैनल में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच मॉड्यूलेशन टाइप वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशन रिगार्डिंग द लीस्ट बैंडविड्थ फॉर अ गिवन सिग्नल स्ट्रेंथ। एक सिग्नल गिवन सिग्नल स्ट्रेंथ में लीस्ट बैंडविड्थ पे अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन में कौन सी मॉड्यूलेशन करनी है ये आप बताओगे, ठीक है। अगर आपको लीस्ट बैंडविड्थ पे काम करना है तो बताओ इनमें से किसका यूज करो। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी को तो काट दो, ये तो हाई बैंडविड्थ में काम करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंगल साइड बैंड जो मॉड्यूलेशन है ये मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन होती है इस काम में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज इन अ सुपर हिट्रोडाइन एएम रेडियो रिसीवर, सुपर हिट्रोडाइन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो रिसीवर में कौन सी स्टेज जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। सर अभी तो पढ़ा है, मॉर्निंग में ही तो देखा था सुपर हिट्रोडाइन कहां पर यूज होता है। सर हमने रिसीविंग एंड पे एंटीना से सिग्नल को रिसीव करा, हमने इसको भेज दिया कहां पर, हमने आगे लगा दिए सुपर हिट्रोडाइन वाले ऑसिलेटर लगा लिए। फॉर एग्जांपल ऑसिलेटर में हमने क्या किया, ये कैरियर वेव की हाई फ्रीक्वेंसी थी, हमने ये ऑसिलेटर से ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करी ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आए, इमीडिएट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कहां पर होता है, मिक्सर में होता है, ऑसिलेटर में होता है। या ऑसिलेटर का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी देना, एक फ्रीक्वेंसी देने का काम ऑसिलेटर का। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन नहीं होता। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन मिक्सर में होती है, क्योंकि मिक्सर में क्या होगा, कैरियर और ऑसिलेटिंग वाली जो हमने फ्रीक्वेंसी दी है आपस में मिलेंगी और इस तरह से मिलेंगी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बस ये फंडा है। तो आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ आपका आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो आज हमने क्वेश्चन टोटल कवर करें 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपको चीजें कुछ समझ आई होंगी। बाकी अगर ये आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग और यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज अभी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमारे 50K सब्सक्राइबर भी पूरे हुए हैं। सब्सक्राइबर बोलने से अच्छा मैं अपनी फैमिली बोलूंगा, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली की तरह है। मैं आपको बिल्कुल अपने भाई की तरह ही पढ़ाता हूँ, भाई बहन की तरह। तो अच्छे वे में पढ़ो, अच्छे वे में प्रिपरेशन करो, और जो आने वाले एग्जाम्स है उनको अच्छे से क्वालिफाई करो, ताकि हमें भी लगे कि हमारे भी सिस्टम का पार्ट कुछ पढ़े लिखे अच्छे बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। करप्टेड लोग सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से मेहनत करो। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर जो भी टॉपिक्स हैं जहां पर ज्यादा दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई। कल अब आपके पास दिन ही कौन से बच्चे हैं, 2 दिन बचे हैं मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, तो आई विल ट्राई। अब वो मैराथन सेशन नहीं आते हैं जैसे, वो बुलेट ट्रेन पे बिठाऊंगा आपको कल मैं वंदे भारत में, ठीक है। तो कल मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले लेक्चर में आप वंदे भारत में बैठोगे, मतलब फुल फ्लैट तेज फास्ट अब चीजों को कवर करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उनको जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर से गाड़ी चलाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।